अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली स्टडी किया था आपकी प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, और उसके अंदर कुछ मॉडल्स, डेवलपमेंट मॉडल्स, उनको स्टडी किया था। और आज भी थोड़ी बहुत थ्योरी की क्लास ही है, और कुछ चीज़ें हम लोगों ने समझनी है सब रूटीन्स के बारे में, और ट्रांसफरेबल स्किल्स, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मेंटेनेंस के हवाले से भी बात करनी है, एरर्स के हवाले से भी बात करनी है, और टेस्टिंग के हवाले से भी बात करनी है। तो ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों का एक थ्योरी के अंदर मैं समझता हूँ कि ये आ सकते हैं। लाइक आप इनको याद करोगे तो एक तरीके से सेम क्वेश्चंस भी बनते हैं इनके, सही है। तो लाइक इजी मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। चलो, सबसे पहली चीज जो सवाल है आप लोगों का वो है भाई, एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी टर्म है जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए, विच इज योर ट्रांसफरेबल स्किल्स। और ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होती हैं, इनको स्टडी करते हैं। बहुत आसान सी चीजें हैं, बस थोड़ा बहुत मुझे आप लोगों को समझाना है इसको, और आप लोग इजीली इसको समझ भी सकते हो और याद भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। सही है। तो ट्रांसफरेबल स्किल्स पे अगर हम फोकस करें तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में इसको हम लोग जो इसका वर्डिंग्स हैं उनको बाद में स्टडी करेंगे। तो पहले बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अभी हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइक ऑलरेडी सूडो कोड जिनको पता है, और कुछ हैं जो कि सिर्फ अभी पाइथन में हम लोगों ने बेसिकली स्टडी किया, जिन्होंने मेरे साथ ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है पहली दफ़ा। तो आप लोगों ने पहला प्रोग्राम जो लिखा होगा वो पाइथन का लिखा होगा, सही है। अब पाइथन के अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ें आती हैं, आप लोगों को पता है पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है। आप लोगों को पता है पाइथन के अंदर, मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ पाइथन के ऊपर। आप लोगों को पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। आप लोगों को पता है कि भाई लूप्स क्या होते हैं। आप लोगों को पता है एरेस क्या होते हैं। आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें मालूम है। आप लोगों को असाइनमेंट पता है। आप लोगों को सीक्वेंस क्या होता है वो भी पता है आप लोगों को, कि लैंग्वेज के अंदर सीक्वेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। किस तरीके से पता है कि आपको ये सब चीज़ें पाइथन में करनी आती हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ ट्रांसफरेबल स्किल्स की, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अब मुझे जो आप लोगों का अब सिनेरियो बनेगा, पाइथन आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है फॉर योर पेपर 2, सही है। हम लोगों ने बेसिकली जो चीज़ स्टडी करनी है, दिस इज योर सूडो कोड जो आप लोगों ने करना होगा। तो अगर सूडो कोड को देखें हम लोग, तो सूडो कोड में क्या होगा कि बस बेसिकली मैं इस्तेमाल करवाऊंगा आप लोगों की ट्रांसफरेबल स्किल्स। ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होती हैं, जो चीज़ आप एक लैंग्वेज में सीख चुके हो, वेरिएबल, लूप्स, एरे, सीक्वेंस, ये सब आप एक लैंग्वेज में ऑलरेडी सीख चुके हो। बस अब मैं इसका सिंटेक्स चेंज करूंगा, और आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो सब सेम रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत और लिंक करने की कोशिश करूं, कि आप लोग अब कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो अगर कोई एक लैंग्वेज सीख लेते हो तो। सर मेरे स्कूल में विजुअल बेसिक में करवाया है। उमर अभी ये टॉपिक नहीं है, वो बात कर लेंगे, उस पर मसला नहीं, सही है। तो अगर देखो कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो तो उसके अलावा आपने कोई और लैंग्वेज सीखनी होती है, तो आप अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल वीबी के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, या कोई और लैंग्वेज जो उसके अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप उसको सिर्फ प्रोग्राम को पढ़ के थोड़ी बहुत चीजें समझ सकते हो। अच्छा, ये वेरिएबल बनाया होगा उसने, ये लूप्स होंगे, सिंटेक्स चाहे डिफरेंट होगा, पाइथन से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ी बहुत चीजें कुछ ना कुछ समझ सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं, सर इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम लोग कहते हैं सिंटेक्स से मुराद, के भाई जैसे इन रेंज आप लिखोगे, फिर कॉलन लगाओगे, ये सब चीजें सिंटेक्स के अंदर आती हैं। जैसे पाइथन के अंदर कुछ रूल्स होते हैं ना पाइथन के, उनको हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। अगर मैं लिखूं कि भाई फॉर नेक्स्ट, या फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 to 100, चलो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या ये मेरा फॉर लूप ही कहलाएगा, यस या नो? जल्दी जल्दी, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तुम लोगों के? मतलब ये तो पाइथन नहीं लिखी है मैंने, लेकिन तुम इसको पढ़ के समझ पा रहे हो कि हाँ ये फॉर लूप है। ऑल्दो ये तुम लोग की लैंग्वेज नहीं है, तुम लोग यहाँ पे जो चीज इस्तेमाल करो ना वो इस्तेमाल करो ट्रांसफरेबल स्किल्स। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर सेम होती हैं, कॉन्सेप्चुअल सेम होता है, बस उनका जो सिंटेक्स, उनको लिखने का तरीका है वो सिर्फ डिफरेंट हो जाता है। इतना सा फर्क है, सही है। तो फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 100, ये तुम लोग इजीली समझ पा रहे हो। अगर मैं किसी और तरीके से वेरिएबल बनाऊं, मैं तुम लोगों को वेरिएबल बनाता हूँ किसी और लैंग्वेज में, बना लेते हैं ऐसी रैंडमली, कि भाई सपोज करो मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल्स टू कॉलन ताहा। क्या ये वेरिएबल है? तुम लोग को देख के समझ आ रहा है ये किसी और लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ है तो सिर्फ देख के समझ आ रहा है कि ये वेरिएबल है, यस या नो? जल्दी जल्दी जवाब। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ट्रांसफरेबल स्किल्स का। क्या आप
अपनी जो स्किल्स एक लैंग्वेज में सीख लेते हो वो किसी और लैंग्वेज में इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। सही है, तो इतना ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगता एक लैंग्वेज के बाद दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए। चलो, इसी चीज़ को हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सूडो कोड के अंदर परफॉर्म करेंगे इसको लेके। पाइथन की जो जितनी भी आपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीखी हैं उसको हम लोग सूडो कोड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, जरा पढ़ते हैं इसको। देयर आर सर्टेन स्किल्स दैट अ पर्सन हैज इन अ सर्टेन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के अंदर आपके पास ऑलरेडी वो स्किल्स मौजूद होती हैं। जैसे आपको वेरिएबल्स का मतलब पता होता है, लूप्स का मतलब पता होता है, एरेस क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम होती हैं। बस अब आप उनको करते क्या हो कि उनको किसी और लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हो। दोज कैन बी यूज्ड इन अनदर लैंग्वेज। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफरेबल स्किल्स का। उसके कुछ सवाल आते हैं कि भाई आप लोग के 2-3 तरीके के सवाल हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स के पास पेपर्स में आपको जो मिलेंगे। सबसे पहले है भाई, यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज अंडरस्टूड इन अनदर लैंग्वेज। अब आपको वो लिस्ट करने को कहता है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप किसी और लैंग्वेज के अंदर इजीली समझ सकते हो। करने को नहीं कह रहे, सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हो। बेटा उमर, पाइथन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर पेपर 2 सिलेबस। सही है, तो आपने अगर वीबी कर लिया ठीक है, मेरे साथ पाइथन कर लिया ठीक है। अब सूडो कोड करेंगे, सब चीज़ें दिमाग से निकालनी है, टेंशन नहीं लो। ये टेंशन जो है ये पेपर 4 की टेंशन, आपकी टेंशन नहीं है। चलो, यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज अंडरस्टैंड इन अनदर लैंग्वेज। वो आपसे पूछना चाह रहा है, आपको लिस्ट करना होता है ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि आप एक लैंग्वेज में सीख चुके हो वो दूसरी लैंग्वेज में आपको इजीली समझ आ सकती हैं। तो उसके अंदर कुछ चीजें हैं, जरा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल की उनको डिक्लेयर करना। जो डेटा टाइप्स होती हैं वो सब हर एक एक लैंग्वेज के अंदर सेम हुई भी होती हैं। अगर मैं कहता हूँ तुम लोगों को डिक्लेयर नेम कॉलन स्ट्रिंग, ये ऐसे लिखता हूँ, तो क्या तुम लोग को ये समझ आ रहा है ये डिक्लेरेशन है? बिल्कुल समझ आ रहा है। तुम लोग को डेटा टाइप्स का मतलब पता है? बिल्कुल डेटा टाइप्स का मतलब पता है। सही है, तो ये सब चीज़ें आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स में इस्तेमाल हो सकती हैं। असाइनमेंट करना, आप किसी भी असाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी लैंग्वेज में देख लो तो सेम ही होता है। कॉन्सेप्ट सेम होता है, उसको करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटेशन, आइट्रेशन मतलब लूप्स वगैरह हो गए, सिलेक्शन मतलब इफ स्टेटमेंट वगैरह हो गया। उसके बाद आपका सब रूटीन्स, सब रूटीन्स के बाद वी हैव सब रूटीन्स का मतलब है आपके प्रोसीजर एंड योर फंक्शंस। जो कॉन्सेप्ट फंक्शंस और प्रोसीजर का पाइथन के अंदर है वही सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों का सूडो कोड या किसी भी और लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को मिल जाता है। सही, सब रूटीन्स बिल्कुल था, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सब रूटीन्स क्या होते हैं भाई? प्रोसीजर एंड फंक्शंस। वो हर लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सेम होता है, आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि क्या फंक्शंस होते हैं और क्या प्रोसीजर्स होते हैं। देन वी हैव पैरामीटर्स पास बिटवीन द मॉड्यूल्स। ये क्या चीज होता है? मॉड्यूल्स का मतलब है आपका बेसिकली फंक्शन या प्रोसीजर्स की बात हो रही है। अच्छा, पैरामीटर्स क्या होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो हम लोग फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर जब फंक्शन बनाते थे, और यहाँ पे मैं ऐसे ही नाम रख देता हूँ, सर्च के नाम से मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक ऐसी रैंडमली वेरिएबल पास कर देता हूँ नंबर, तो इसको हम लोग पैरामीटर कहते थे। तो ये सब चीज़ें अब आप लोग इजीली थोड़ा बहुत रिलेट भी कर पा रहे हो क्योंकि आप लोग पाइथन ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सही है, तो पैरामीटर्स जो है वो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट उसका सेम ही है। देन यू हैव योर इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट पाइथन के अंदर भी होता है। हर लैंग्वेजेस के अंदर इनपुट आउटपुट का जो फीचर होता है वो आपके मौजूद होता है, तो आप इजीली उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। पैरामीटर्स पास बिटवीन मॉड्यूल्स मतलब आप ये चीज इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो कि कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो एक आप फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक ये फंक्शन बना हुआ था किसी और लैंग्वेज के अंदर। सही है, सपोज कर लेते हैं कि ये एक फंक्शन है किसी और लैंग्वेज के अंदर, इसका नाम है सर्च, और इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया है नंबर। तो तुम्हें समझ आ रही है कि ये नंबर जो है ये एक पैरामीटर है, किसी और लैंग्वेज के अंदर है ऑल्दो, लेकिन ये भी एक पैरामीटर है। अलीजान क्लियर हुई बात? ये पैरामीटर्स उसको कहते हैं जो एक आप दूसरे फंक्शन के अंदर जो उसको एज अ इनपुट वैल्यू भेजते हो। सही है, इनपुट आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हर लैंग्वेज में सेम होता है। सो ये सारी चीजें जो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो बाय योर ट्रांसफरेबल स्किल्स। चलो, एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, रीजन क्लियर कर लो इसको भी। सो pseudocode इज मोर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। नहीं सुभान, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है। जैनब अभी तक हम लोगों ने, जैनब ने ज्वाइन किया और किसने ज्वाइन किया? जूस, जूस भाई।
तो भाई अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफरेबल स्किल्स पढ़ी है। ट्रांसफरेबल स्किल्स वो होती हैं जो कि आप एक लैंग्वेज में, कुछ सर्टेन स्किल्स होती हैं जो आप एक लैंग्वेज में सीख लेते हो, और आप जब उनको दूसरी लैंग्वेज में अगर दूसरी लैंग्वेज सीखने जाते हो तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। बस सिर्फ सिंटेक्स, उनको लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम है। सही, कॉन्सेप्चुअल पार्ट उनका सेम रहता है। अब जरा पासवर्ड का क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स का कैसा आता है। अब यहाँ पे उन्होंने एक सिनेरियो आप लोग को दिया है। एन एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? यू हैव योर पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, और ये सारी चीजें जितनी भी हैं, वीबी, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। एन एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, चेंजेस आर रिक्वायर्ड एंड द प्रोग्राम इज गिवन टू एल्बर्ट। सही है, कुछ चेंजेस करने हैं उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अंदर। अब वो जो प्रोग्राम है उसको चेंजेस करने के लिए एल्बर्ट एक बंदे का नाम है, उसको उन्होंने दिया है। ये आपका एग्जाम का पास पेपर का क्वेश्चन है। Who is an experienced programmer? Experienced programmer है, but he is not familiar with the language that has been used। मतलब क्या हुआ कि भाई उसको एक ऐसा प्रोग्राम दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वीबी नहीं आती है, सही, अच्छे खासे स्टूडेंट्स को यहाँ पे वीबी नहीं आती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम वीबी को उठा के आप लोगों को दे रहा हूँ। अब आप लोग क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वीबी के प्रोग्राम को समझने के लिए। सवाल कुछ ऐसा था, एक्सप्लेन व्हाई एल्बर्ट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। ऐसा क्यों है कि उसको, ऑल्दो उसको लैंग्वेज नहीं पता कि वो किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सवाल बस इतना सा है कि एल्बर्ट जो है वो प्रोग्राम को समझ क्यों पाएगा। सही है, तो इसका जरा, ये 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन था, जरा इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई वो अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स को इस्तेमाल करेगा। ही वुड यूज हिज ट्रांसफरेबल स्किल्स टू अंडरस्टैंड द न्यू प्रोग्राम। ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होती हैं अभी हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ही कुड रिकग्नाइज, अच्छा अब ये पहला पॉइंट जो था ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरेबल स्किल्स का था, बाकी कुछ और चीजें भी लिखनी थी। अब आपको मार्क्सिंग को पढ़ना होता है। सबसे पहली चीज आप देखते हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 2 मार्क का है तो 2 पॉइंट आने चाहिए, 2 वैलिड पॉइंट जिनके आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट किसका हो गया भाई? सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका ट्रांसफरेबल स्किल्स का, इजीली मार्क्स मिल जाएगा, कंफर्म्ड पॉइंट है ये। उसके बाद जरा 2 पॉइंट्स और पढ़ते हैं। ही कुड रिकग्नाइज बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर इन द लैंग्वेज सच एज लूप्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेशन। ये जो सेकंड पॉइंट है ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है किस चीज की? ट्रांसफरेबल स्किल की। कि बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है एक लैंग्वेज का, जैसे कि लूप्स वगैरह, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेशंस, और जो भी चीजें अभी हमने ऊपर एक लिस्ट पढ़ी थी, वो सब चीजें जो हैं एल्बर्ट जो है वो उनको इजीली रिकग्नाइज कर पाएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, द लास्ट पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट बेसिकली है इस सिनेरियो में, ही कुड रीड द कमेंट्स मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। अच्छा अब 2 पॉइंट्स हैं, या तो वो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल उस जो ऐसा प्रोग्राम था, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी वीबी की, तो वीबी के अंदर अगर एक जो भी कोडर था जो पहले जो बना चुका है वो प्रोग्राम, उसने अगर कमेंट्स इस्तेमाल किए होंगे तो आप कमेंट्स पढ़ के इजीली समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड क्या कर रहा है। और अगर ऐसे मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स हैं तो उसको भी देख के वो समझ सकता है। ऑल्दो उसको लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन कुछ चीज़ों से देख के वो इजीली समझ सकता है। उनमें से कुछ चीज़ें हैं कमेंट्स एंड योर मीनिंग वेरिएबल नेम्स। सही है, ये 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है जो कि आपका आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मार्क्सिंग को कैसे स्टडी करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे देखना है कि भाई कितने मार्क्स से हैं, कितने मार्क्स से नहीं है, और क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों ने इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रांसफरेबल स्किल्स में किसी को कोई इशू? जल्दी से चैट पर आ जाओ, जल्दी से एकदम चैट पर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, सब चैट पर है। सही दफना नहीं लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखने हैं, मैं इजाजत नहीं देता हूँ। अब्दुल्ला वसीम आती तो है ना? चलो भाई, बाकी सबके जवाब नहीं आए अभी तक, सबका जवाब चाहिए मुझे। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं नहीं बढ़। जल्दी जल्दी सबका जवाब चाहिए। चलो, अब इसके बाद जो टॉपिक है, वी हैव टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। सही है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे भी रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी मेंटेनेंस आप कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल देखी थी, तो जब आप कोडिंग कर लेते हो फिर टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग करने के बाद यू आर बेसिकली सपोज टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो जो प्रोग्रामिंग में मेंटेन, जो प्रोग्राम को आपको मेंटेन करना पड़ता है उसकी टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, जरा उनको स्टडी करते हैं और इनमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है
द फर्स्ट वन दैट यू हैव इज योर करेक्टिव मेंटेनेंस। सबसे पहली मेंटेनेंस होती है करेक्टिव मेंटेनेंस। क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे, भी सिर्फ नाम पे फोकस कर लो जरा। द फर्स्ट वन इज योर करेक्टिव, द सेकंड वन इज perfective, and then the third one is adaptive, and the last one is preventive। ये तीन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनके बारे में आप लोग अगर जैसे कोई भी 2 मार्क का सवाल आ जाता है कि भाई करेक्टिव मेंटेनेंस को डिस्क्राइब करो, या डिस्क्राइब करो परफेक्टिव मेंटेनेंस को, डिस्क्राइब करो अडेप्टिव मेंटेनेंस को, डिस्क्राइब करो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को, मेंटेनेंस फॉर व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ अ प्रोग्राम, कि वो सही चलता रहे सामान। सही है। करेक्टिव मेंटेनेंस होती है, यू हैव योर परफेक्टिव मेंटेनेंस, यू हैव योर अडेप्टिव मेंटेनेंस एंड यू हैव योर प्रिवेंटिव। ये चार मेंटेनेंस हैं जो कि आप लोग परफॉर्म करते हो। अब इसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपसे इनकी डिस्क्रिप्शन पूछ सकता है या आपको लिस्ट करवा सकता है कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस लिस्ट करो। आपसे वो एक एक बता देगा, जैसे करेक्टिव बता देगा, फिर बोलेगा कि कोई और बताओ, तो हम लोग इन तीनों में से कोई भी एक बता सकते हो। तो ये सारे सवाल इसके आ सकते हैं। तो बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन जो है इनकी पता होनी चाहिए। चलो भाई, करेक्टिव मेंटेनेंस को स्टडी करते हैं। बहुत आसान है, सिंपल सी है, जरा इसको स्टडी करो। मेंटेनेंस occurs when testing reveals a fault or error in the program and this is corrected. Corrective maintenance is when errors are found and fixed। चलो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं अभी पाइशम ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर लैग करेगा। अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने प्रोग्राम लिख लिया कोई भी। आप अभी जो हम लोगों ने पेपर 2 के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, या थोड़ा बहुत लिंक करने की कोशिश करो, जब तुम लोग मुझे प्रोग्राम्स सेंड करते हो ना, तो बेसिकली आपका टेस्टिंग फेज होता है। जैसे तुम लोगों ने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद मुझे तस्वीर खींच के भेजी कि भाई सर इसमें कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही वो एरर आया तुम लोगों ने मुझे तस्वीर खींच के भेज दी कि सर इसमें एरर चेक करें। अगर तुम लोग खुद फिगर आउट नहीं कर पाते हो तो मुझे फिगर आउट करना पड़ता है, मुझे करेक्टिव मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जैसे ही टेस्टिंग के वक्त एरर आया, आपने उसको फौरन सही कर लिया कि भाई तुमने कॉल नहीं डाला हुआ, तुम लोगों ने इंडेंटेशन सही नहीं दी हुई। तो ये छोटे छोटे एरर्स जो कि टेस्टिंग के फौरन बाद आते हैं, आप उनको कहते हो करेक्टिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अकर्स व्हेन टेस्टिंग रिवील्स अ फॉल्ट। जैसे ही टेस्टिंग एक फॉल्ट रिवील करती है, जैसे ही एरर आएगा मैं उसको सही कर लूंगा। क्या मतलब हुआ कि भाई फॉर एग्जांपल आप गाड़ी बना रहे थे, इसको थोड़ा बहुत मैं जितनी भी मेंटेनेंस है इसको गाड़ी से समझेंगे हम लोग, कि आप गाड़ी बना रहे थे और आपने उसमें जब आप उसको टेस्टिंग के लिए लेके गए तो आपने नोट किया कि भाई वो, सपोज कर लेते हैं कि उसका एसी काम नहीं कर रहा है। सही है, ऐसे ही इमेजिन कर लो थोड़ा बहुत कि भाई आप उसको टेस्टिंग के वक्त आपने चेक किया तो उसमें एसी काम नहीं कर रहा था, तो आपने उसका एसी सही कर लिया। इसको कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। एरर आया, उसको सॉल्व कर लिया, दैट्स इट। अब सवाल है व्हाट आर द रीजंस फॉर यूजिंग करेक्टिव मेंटेनेंस। आप इस्तेमाल करते क्यों हो? टू अमेंड द एल्गोरिथम। अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड का मतलब होता है चेंजेस करना। टू अमेंड द एल्गोरिथम टू एलिमिनेट एरर्स। बेसिक से इसका रीजन है कि भाई हम करेक्टिव मेंटेनेंस करते क्यों, ताकि हम एरर्स को रिमूव कर सकें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सही है, मुझे नहीं लगता है कोई इसमें मुश्किल हो गया आप लोगों को। एट दी एंड मैं फिर से एक दफा रिकॉल करवाऊंगा तो इस वक्त सवाल पूछ लेना। सही है। अडेप्टिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर चेंजेस दैट मेड टू अ प्रोग्राम in response to a specification changes as a result of changes to requirement or available technology। क्या मतलब हुआ इसका? चलो इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने एक अडेप्टिव मेंटेनेंस को बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने एक सपोज करते हैं एक प्रोग्राम बनाया है जो कि यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट करता है पीकेआर में। सही है, एक ऐसा प्रोग्राम तुम लोगों ने बनाया है जो कि यूएसडी को पीकेआर में कन्वर्ट करता है। तुमने कहा, ऐसी रैंडम बेसिक्स समझा रहा हूँ, कोई प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा। इनपुट यूएस डॉलर्स, आपने यूएस डॉलर्स इनपुट किए, फिर आपने कहा पीकेआर इज इक्वल टू यूएस डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय, ऐसी रैंडम, बस सिर्फ समझने के लिए थोड़ा बहुत देख लो। यूएस डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय क्या रेट है भाई, 252 कह लेते हैं चलो अभी फिलहाल। सही है, ऐसी रैंडम हमने कहा कि 252 प्रिंट पीकेआर। चलो, जिस वक्त तुमने ये कोड लिखा था ना, जिस वक्त तुमने ये कोड लिखा था उस वक्त रेट था 252। सही है, जिस वक्त तुमने 252 बेसिकली ये प्रोग्राम लिखा था उस वक्त रेट था 252। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो कि भाई 1 साल 2 साल की बात है, 1 साल 2 साल बाद आपने ये सेम एल्गोरिथम फॉलो किया, क्या वो सही होगा? प्रोग्राम सही रन करेगा? यस या नो? प्रोग्राम सही रन करेगा? क्वेश्चन पे फोकस करना मेरे। क्या प्रोग्राम सही रन करेगा? नहीं, फवाद समझे नहीं तुम, नहीं समझे सवाल तुम लोग। क्या प्रोग्राम सही रन करेगा? बिल्कुल सही रन करेगा।
लेकिन क्या मेरा आंसर सही आ रहा है? मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने अडेप्ट नहीं किया। अडेप्ट किसके लिए नहीं किया? डॉलर के रेट के मुताबिक अडेप्ट नहीं किया। डॉलर का रेट आफ्टर 1 ईयर कुछ और हो सकता है। सही है। तो आपकी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ आप ऐसे एल्गोरिथम्स बनाते हो जिसमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि भाई गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी कभी पिछले साल के, भाई आपकी सीट बेल्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आपने सीट बेल्ट को रिमूव कर दी। लेकिन कुछ सालों बाद ये रिक्वायरमेंट हो गई है और रूल्स लग गए हैं कि भाई हर गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट होनी चाहिए। गाड़ी तो सही चल रही थी, लेकिन उसको अडेप्ट करने के लिए आपको जो आपके बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं और जो बिल्कुल जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं, स्पेसिफिकेशन चेंजेस हो रहे हैं, उसको सिर्फ अडेप्ट करने के लिए आपने उसके अंदर सीट बेल्ट को ऐड किया। तो इसको बेसिकली कहते हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस। तो आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, लेकिन आपको जो स्पेसिफिकेशन चेंजेस होती हैं उनके रिस्पॉन्स में आपको अडेप्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं या कोई भी जैसे ई कॉमर्स स्टोर से मतलब है मेरा दराज हो गया, या कोई भी ऐसे स्टोर्स हो गए जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हो जहां से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अमेजोन हो गया। तो इनके पास एक टीम होती है जो कि बार बार अडेप्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी भी चीज़ का रेट चेंज होता है तो आप उसमें रेट चेंजेस कर सको। जो भी बार बार चेंजेस होते जा रहे हैं उसमें आप चेंजेस परफॉर्म करते रहो। तो ये हम लोग इसको कहते हैं जी adaptive maintenance. What are the reasons for using adaptive maintenance? In response, in response to specification changes arising from changes to business rules or environment or business to add a new नहीं मोहम्मद शुएब नहीं, न्यू स्पेसिफिकेशन गलत है, अभी उस पे आएंगे। सही है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रूल्स और इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए आप लोग अडेप्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म करते हो। सही, इसी में इसी फेज में हम एब्नॉर्मल कंडीशन, वो टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट अलग है, टेस्टिंग करेंगे अभी आगे फवाज, टेस्टिंग छोड़ दो अभी, सिर्फ मेंटेनेंस पे फोकस करो। इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिकेशन चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस टू बिजनेस रूल्स और इन्वायरमेंट के अंदर, बिजनेस रूल्स के अंदर कोई अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उससे आपने अडेप्ट करना है। उसके लिए अगर आपको प्रोग्राम को अडेप्ट करवाना है तो आप अडेप्टिव मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हो। सर अगर ये नहीं करें तो कोड सही रन नहीं करेगा? क्यों? हाँ बिल्कुल सही नहीं रन करेगा। आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको मीट नहीं कर पाओगे ना। काम तो कर रहा है कोड आपका, लेकिन उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से 1 साल पहले काम करना चाहिए था। लाइक इसका रेट जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऑलरेडी परफॉर्म कोड है लेकिन उसको चेंजेस करने पड़ते हैं। क्यों? ताकि आप बिजनेस रूल्स और इन्वायरमेंट, बिजनेस रूल्स जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल नहीं 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 सर, लाइक अपडेट्स ऑन ऐप, ये सुनना, लाइक अपडेट्स ऑन एप्स फॉर मोर यूजर एंगेजमेंट, गलत जवाब, गलत जवाब। इसको हम लोग कुछ और कहते हैं इस मेंटेनेंस को, वो मैं डिस्कस करता हूँ। अभी तुम लोग खुद डिफरेंशिएट कर पाओगे। सही है, अडेप्टिव मेंटेनेंस मतलब बिजनेस रूल्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा बस, यूजर से रिलेटेड नहीं है। राहील फोकस करो इस पे और सब गौर से सुने। यूजर से रिलेटेड नहीं है अडेप्टिव मेंटेनेंस, ओनली रिलेटेड टू बिजनेस रूल्स एंड एनवायरनमेंट। सही है। अब इसके बाद बात करते हैं, द लास्ट वन दैट वी हैव इज परफेक्टिव मेंटेनेंस। सही है। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल सपोज करो कि भाई आपका जो आपके पास एप्स के अंदर कांस्टेंट अपडेट्स आती रहती है ना, उसको कहते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। कि भाई आपका जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, आपको सपोज करो ऐप है एक, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, कुछ भी इश्यूज नहीं आ रहे। या मैं इसको सही एग्जांपल दूं तो मैं इसको यूट्यूब से दे पाऊंगा आप लोगों को। तो यूट्यूब जो है वो लाइक 1 ईयर पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे चले जाओ या 2 साल पीछे चले जाओ, तो बिल्कुल सही काम कर रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं था उसके अंदर, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई क्रैश नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन यूजर्स की रिक्वायरमेंट किस चीज में बढ़ी? यूजर के जो स्क्रीन टाइम है ना, जो एक कंटेंट को कंज्यूम करने का टाइम है, वो कम से कम होता चला जा रहा है। मतलब उनको वही सेम नॉलेज चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बग्स फिक्स करना नहीं है फवाज, एक मिनट फोकस करो, फोकस करो। यूजर का जो स्क्रीन टाइम है चीजों को समझने के लिए, चीजों को एक तरीके से कंटेंट को अज्यूम करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, वो कम से कम होता जा रहा है। जैसे हम लोग पहले 2-3 घंटे की चीजें देखते थे फिर कुछ समझ आता था, अब जो है हमें वही सेम चीज चाहिए, वही सेम कंटेंट चाहिए, बट लाइक विद इन 60 सेकेंड्स, 60 to 70 सेकेंड्स के अंदर हमें एक छोटी सी वीडियो दिखाओ, वही सेम कंटेंट दो, दैट्स इट। तो अब इस चीज को अडेप्ट करने के लिए, इस चीज को और ज्यादा यूजर की रिक्वायरमेंट्स को जब स्टडी किया आपने, तो यूजर्स की रिक्वायरमेंट को देखा तो इंस्टाग्राम की रील्स ज्यादा एक तरीके से बूस्ट हो रहा है, फिर फेसबुक की जो रील्स होती हैं वो ज्यादा हो रहा है, और कहीं कहीं जगहों पे टिकटॉक जो है वो भी आपका बहुत ज्यादा एक तरीके से उसको एक अटेंशन मिल रही है। तब इस चीज को देखते हुए, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, यूट्यूब ने
परफेक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म की। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या मतलब? यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब शॉर्ट्स वो चीज़ है जो कि आप लोग अपने और उसको इन्हांस करने के लिए, आपको जो फीचर्स यूजर्स मांग रहे हैं उनको देने के लिए आप जो भी अपने प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करते हो उसको कहते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। सही, अब जरा इसको रीड करते हैं। Perfective maintenance mainly deals with implementing new or changed user requirements। मतलब कोई भी अगर नई रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर की या कोई चेंज हो गई हैं तो उसमें आप लोग उसको परफेक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म करते हो। परफेक्टिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स मेकिंग फंक्शनल एनहांसमेंट, जितने भी फंक्शंस हैं उनको एनहांस करना। उसके बाद सब बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन, बिल्कुल इट इज बेस्ड ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट। दिस इंक्लूड्स एनहांसिंग बोथ द फंक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ द कोड। मतलब पहले एक वीडियो लोड होती थी फॉर एग्जांपल 5 मिनट बाद, अब जो है वो सिर्फ विद इन सेकंड्स लोड हो रही है। दिस इंक्लूड्स एनहांसिंग बोथ द फंक्शन एंड एफिशिएंसी, इसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ द कोड, एंड द चेंजिंग फंक्शनैलिटीज एज पर द यूजर्स चेंजिंग नीड। जैसे जैसे यूजर की नीड्स चेंज हो रही हैं वैसे वैसे आप अपने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटीज को चेंज करते रहते हो, तो इसको कहते हैं जी परफेक्टिव मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी से इसको फिर से लिंक करूं तो गाड़ी आपकी चल रही है, जो आपकी मेहरान होती है वो भी चलती है। लाइक कोई बकवास से बकवास गाड़ी ले लो, उसको भी आप कहते हो कि वो काम कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये मकसद है गाड़ी का। लेकिन यूजर्स की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है कि स्पीड और चाहिए, इंजन पावर और चाहिए हमें, और पेट्रोल कंजम्पशन कम चाहिए। तो ये सब चीजें देखते हुए आप नई नई चीजें उसको और बेहतर करते चले जाते हो और उसको परफेक्टिव मेंटेनेंस उस पर परफॉर्म करते हो। यूट्यूब ने अडेप्टिव मेंटेनेंस भी तो की, बिल्कुल अडेप्टिव भी किया है और परफेक्टिव भी किया है, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो अडेप्टिव नहीं है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इन्वायरमेंटल उसका कुछ रिलेशन नहीं है उसमें। यूट्यूब शॉर्ट्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स पूरा परफेक्टिव मेंटेनेंस है। सही है, सुभान क्लियर की बात ये? हाँ हाँ, कहने का मकसद समझो ना बाबा। यूट्यूब शॉर्ट्स ऑफ यूजर अट्रैक्शन, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। यूजर्स जो है, अब आपका टाइम स्पैम जो है आप देख रहे हो कि भाई एक तरीके से ये एक काइंड ऑफ क्या चीज समझ नहीं आई अब्दुल बसीर? क्या चीज समझ नहीं आई, पूछो पूछो। परफेक्टिव, भाई किसी भी अल्गोरिथम आपका सही काम कर रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, लेकिन अब आपने उसको और बेहतर बनाना है। क्यों बेहतर बनाना है? क्योंकि यूजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है कि भाई हमें इसके अंदर शॉर्ट्स क्लिप्स भी चाहिए, हमें इसके अंदर अपलोड करने का ऑप्शन भी चाहिए। ये यूजर्स की रिक्वायरमेंट है। आपका प्रोग्राम तो सही काम कर रहा है ना, लेकिन जो जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है तो आप उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम में चेंज करते जा रहे हो। इस पर्टिकुलर चेंजेस को हम लोग परफेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। आप क्लियर रहिए अब्दुल बसीर? अडेप्टिव कर देता हूँ, कह सकते हैं फिलहाल। चलो अडेप्टिव मेंटेनेंस थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ। अडेप्टिव मेंटेनेंस होता है कि बिजनेस में चेंजेस, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट चेंजेस होती हैं या इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, तो उसके मुताबिक आप अडेप्ट करते हो, अपने प्रोग्राम को चेंज करते हो ताकि आपका जो बेसिकली आउटपुट है वो सेम आए, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के मुताबिक आए। क्लियर हुई बात ये अडेप्टिव मेंटेनेंस की? राहील, या और किसी और एग्जाम्पल से समझाऊं? जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर है? चलो बेहतरीन। बिजनेस चेंजेस, चलो बिजनेस चेंजेस पे थोड़ा बहुत और वो करता हूँ फोकस, कि बिजनेस रूल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। बिजनेस रूल्स होते हैं, मैं इसको तुम लोगों को किसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। बिजनेस रूल्स ले लो। हम्म। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा एल्गोरिथम सोचते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो। सही सही। अच्छा, बिजनेस रूल से मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बनाई हुई है पेपर्स डॉग के नाम से, नहीं नहीं पेपर्स डॉग थोड़ी मार्केटिंग भी करनी होती है, तो पेपर्स डॉग के नाम से हमने एक कंपनी बनाई हुई है और उसके अंदर दिस बिजनेस चेंजेस मींस मतलब चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मोहम्मद फादी है, देखो मैं बता रहा हूँ। पेपर्स डॉग हमने एक वो बनाई हुई प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस पे जो है वो क्लासेस वगैरह जो हैं वो पहले हम लोगों ने मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन बनाई हुई जिस पे आपकी क्लासेस मौजूद हैं, और उस पे जो रेट है वो है भाई अराउंड, सपोज कर लेते हैं $25 पर मंथ, हमने उस पे रेट लगाया हुआ है। कोर्स हैं, कोर्सेज मौजूद हैं, पेपर 1 के कोर्सेज अलग हैं, पेपर 2 के कोर्सेज अलग हैं, और उसकी फीस हमने रख दी है $25 पर मंथ। अब मेरे बिजनेस रूल्स, अब मैं अपने बिजनेस रूल्स खुद सेट करता हूँ। सही नहीं नहीं यार, एग्जाम्पल है भाई, समझ लो थोड़ा सा।
तो मेरे बिजनेस रूल्स चेंज हो रहे हैं, मेरे बिजनेस रूल्स बेसिकली चेंज हो रहे हैं। और क्या चेंज हो रहे हैं कि भाई अब मुझे ये फीस जो है इसको चेंज करना है, क्योंकि मार्केट में ऑयल की जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब पेट्रोल के रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, रेंट इंक्रीज हो रहा है, जिस पे आप वेबसाइट्स को होस्ट करते हो। होस्टिंग मतलब आप अपनी वेबसाइट्स का जितना भी डाटा है वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर डालते हो, वो इंक्रीज हो रहा है। मेरे बैंक के चार्जेस जो हैं वो बाय टाइम इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस वजह से मेरे अपने बिजनेस रूल्स के अंदर मैंने अपने चेंजेस किए कि भाई अब मैं इसको $25 से $30 पर मंथ ले जाऊंगा। अब इस चीज के लिए मुझे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, अपने प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर चीज को मैं कहता हूँ अडेप्टिव मेंटेनेंस, उसको चेंज करना, उसको अडेप्ट करना। क्लियर हुई बात? बिल्कुल, टैक्सेस जो हैं वो भी वैरी करते हैं, तो उसके मुताबिक भी आप अडेप्ट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनवायरनमेंट और बिजनेस रूल्स के मुताबिक आप चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर आप उसमें अपने प्रोग्राम में चेंजेस करते हो, तो उसको कहते हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस। और अगर यूजर की वजह से, यूजर की रिक्वायरमेंट्स की वजह से चेंजेस करे, तो उसको कहते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। अब कोई मसला? कैन यू मेक प्रोग्राम सो दैट इट adapts automatically for currency rates? बिल्कुल मोहम्मद फाद, इसको प्रोग्राम्स को जो ऑटोमेटिकली करेंसी रेट्स जो होते हैं वो आपके एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ पे करंट करेंसी रेट्स चेंज होते हैं। तब आप जो करेंसी रेट उठाओगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 252 लिखा है ना, आप उस वेबसाइट से उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करोगे और वो यहाँ पे पेस्ट करोगे। इसको कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग होती है आप किसी और वेबसाइट से जाकर डाटा उठाते हो और वो यहाँ पे उसका एक लिंक पोस्ट करते हो। तो एक तरीके से जब भी हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आएंगे, तो वो उस वेबसाइट पे वापस जाएगा, वहां से जो करंट डाटा होगा रेट का वो उठाएगा और उसकी कन्वर्जन करके दे देगा। ये क्राइटेरिया होता है अभी फिलहाल ऐसे करेंसी चेंजेस के अंदर प्रोग्राम्स में करते हैं। व्हाट इफ वी राइट अ कोड विद व्हिच टेल्स द प्राइस ऑफ समथिंग आफ्टर अप्लाइंग टैक्सेस, उसके अंदर भी अडेप्टिव मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्स के रेट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत इस पे इतना देर नहीं रहना। चलो, द लास्ट मेंटेनेंस दैट वी हैव इज योर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है? बहुत आसान सी लॉजिक है। सपोज करो गाड़ी चला रहे हो आप, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो और आपने देखा कि भाई आपने जाना है किसी बहुत बड़े सफर के ऊपर, और आपने अब क्या किया, आपने एक तरीके से किसी पर्टिकुलर ख्वारी में पढ़ने के बजाय आपने कहा कि मैं पहले से इसके टायर्स जो है, मुझे लग रहा है कि इसमें हवा कम है, तो मैं इसके टायर्स की हवा पहले से ही भरवा के रख लेता हूँ, या पहले से मैं टायर्स चेंज कर लेता हूँ। कोई एरर आया? कोई भी एरर नहीं आया। बता, आपने कहा कि ये पर्टिकुलर चीज जो है आगे जाके एरर दे सकती है, तो उस सिनेरियो के लिए आप उसको कहते हो, उसको रिमूव करना, टायर को रिमूव करना, टायर को चेंज करना, उसको आप कहते हो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मतलब कोई एरर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके प्रोग्राम में, लेकिन आप किसी भी एरर से बचने के लिए कोई भी चीज मेंटेनेंस करना, उसकी उसको चेंज करना, उसको कहते हो जी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एक्टिविटीज टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एरर। इस चीज को कहते हैं हम लोग, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। जैसे फायर के लिए कहा जाता है कि भाई फायर के लिए आपकी जो प्रिवेंशन है वो बहुत बेहतर होती है, लाइक रादर देन फायर फाइटिंग। से बेहतर है कि भाई आप प्रिवेंशन कर लो। कि फॉर एग्जांपल आपने स्मोक डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं, आपने ऐसे डोर्स लगाए हुए हैं विच आर फायर रेजिस्टेंट डोर्स हैं, ये फायर रेजिस्टेंस वॉल्स होती हैं। अब आपने ये सब चीज़ें लगाई हैं ताकि आप प्रिवेंट कर सको किसी पर्टिकुलर एरर से। इस चीज़ को कहते हैं जी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब अगर उसको कोडिंग के उसमें समझे, तो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर यूज़र फाइल नेम गलत डालेगा, सही है, अगर यूज़र फाइल नेम फॉर एग्जांपल सपोज करो, आपको पता है कि यूज़र जो है वो फ्लोट वाली वैल्यू भी डाल सकता है, तो आपने उसको क्या किया, आपने इंट का फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। आपने इंट का फंक्शन अप्लाई कर दिया ताकि सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट इस्तेमाल हो, और जो वेरिएबल्स भी, अगर वो डेसिमल्स भी डाल देता है तो उसमें कोई एरर ना आए। या आपको पता है कि भाई यूजर जो है वो गलती से फाइल नेम जो डाल सकता है वो गलत डाल सकता है। फाइल नेम होता है कि अगर आपको कोई फाइल के अंदर से कोई चीज परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आप लोग फाइल नेम इस्तेमाल करते हो। तो उससे बचने के लिए, एरर से बचने के लिए आप जो चीजें करते हो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर कोई भी इशू किसी को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में, तो अभी बता दो, वरना क्लियर लिख दो जल्दी से ताकि मैं इसको आगे बढ़ूँ हम लोग। बिल्कुल, क्राइटेरिया ऑफ द पास, बिल्कुल उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कह सकते हो। जल्दी जल्दी, किसी को कोई मसला है तो पूछ लो, नहीं है तो क्लियर लिख दो जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। भाई कुछ भी हो जाए इसको आज खत्म करना है, क्योंकि अब बस हो गई है मेरी, बहुत बोरिंग चीज है।
चलो भाई, टाइप्स ऑफ एरर्स अभी मेंटेनेंस हो गई। हाँ बोलो फवास। बोलो बोलो जल्दी बोलो ताकि आगे बढ़े। 65 प्लस। पेपर वन में कितने नंबर आने चाहिए? 65 प्लस, कुछ भी हो जाए यार, थोड़ा सा ही रह गया, खत्म हो जाएगा जल्दी बस इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ एरर्स, चलो चलो फोकस फोकस फोकस, थ्रेशोल्ड को छोड़ दो अभी, चलो इसके बाद बात करते हैं, सही। इसके बाद बात करते हैं, खबर बस थोड़ा सा और। टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वी कैन हैव थ्री एरर्स, थ्री अलग अलग टाइप्स हैं हम लोग के पास एरर्स की। वी कैन हैव अ सिंटेक्स एरर, और ये सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी क्योंकि आप लोग मेरे साथ ऑलरेडी पाइथन कर चुके हो, और इजीली ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा बहुत इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट एरर दैट वी हैव इज योर सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है? फॉर एग्जांपल सपोज करो, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर, आपने लिखा फॉर एक्स इन रेंज, और आपने यहाँ पे लिखा 10, फिर यहाँ पे लिखा प्रिंट नेम, सही है। या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, चलो प्रिंट ताहा। किसी को एरर दिख रहा है इसके अंदर? इस कोड के अंदर किसी को एरर दिख रहा है? जो भी एरर है उसको आइडेंटिफाई करो, जल्दी 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 जल्दी। बेहतरीन। द कॉलन इज बेसिकली द प्रॉब्लम, कि यहाँ पे कॉलन आता है। इस एरर को कहते हैं हम लोग सिंटेक्स एरर। या आपने प्रिंट के लिए पी कैपिटल कर दिया, इसको भी क्या कहेंगे? सिंटेक्स एरर। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं। या आपने फॉर की स्पेलिंग में आर खा गए, सिर्फ एफ ओ लिख दिया, इसको कहेंगे सिंटेक्स एरर। ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि आपकी सिंटेक्स एरर हो सकती हैं। अच्छा, ये लूप कितनी दफा चलेगा? ये लूप कितनी दफा चलेगा? 10 टाइम्स चलेगा। मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये लूप जो है वो, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। अब क्वेश्चन सुनना, सिंटेक्स एरर हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे उस पर शिफ्ट कर रहा हूँ, लॉजिकल एरर पे शिफ्ट हो रहा हूँ। सिंटेक्स एरर क्या होता है? कोई भी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जरा इसको पढ़ लेते हैं फिर लॉजिक पे शिफ्ट होते हैं, चलो। आर स्मॉल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स समटाइम्स लिमिटेड टू अ सिंगल करेक्टर। कभी कभार होता है कि आप सिंगल करेक्टर, छोटे छोटी चीजें जो होती हैं वो भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, एक चीज दिमाग में रखो, कंप्यूटर साइंस के पेपर में अगर आप लोग मार्क्स स्कीम को प्रॉपरली स्टडी करते हो, अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मार्क्स स्कीम जो होती है उसके अंदर कभी कभार 70% चांसेस होते हैं कि वो एग्जाम्पल्स के आप लोगों को मार्क्स देता है। तो जब भी कुछ क्वेश्चन के आंसर्स लिखा करो तो उसमें कोशिश किया करो कि उसकी एग्जाम्पल जरूर दिया करो, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सिंटेक्स एरर है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? आर स्मॉल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स समटाइम्स लिमिटेड टू अ सिंगल करेक्टर, ये भी लिख सकते हो। लेकिन अगर उसमें 2 से 3 मार्क का सवाल है तो उसमें क्या करोगे? फिर एग्जाम्पल्स दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ मिसिंग सेमीकोलन एट द एंड ऑफ अ लाइन। अब इसमें तुम लोग लिख सकते हो अ कैपिटल पी, या सूडो कोड से रिलेट करके लिखना। कैपिटल पी जो होता है वो सूडो कोड में प्रॉब्लम नहीं करता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो आपने सूडो कोड से रिलेट करनी है, कि इक्वल्स टू का साइन भूल गए आप, या कॉमा भूल गए, ऐसी चीज़ें भूल गए, या कोटेशन मार्क्स भूल गए, तो इसको कहते हैं आप लोग syntax errors. A missing semicolon at the end of a line or an extra bracket at the end of a function may produce a syntax error. Indentation Python के अंदर प्रॉब्लम करता है only, सही है। तो ये सब चीजें हैं, कुछ ऐसे एरर्स लिखना जो कि सूडो कोड से रिलेटेड होंगे, वो आप लोगों को समझ आ जाएंगे जब आप सूडो कोड की बार बार प्रैक्टिस करो। चलो, अब बात करते हैं लॉजिक एरर के ऊपर। लॉजिक एरर्स क्या होते हैं, जरा इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ये इसी को देख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसी को देख लेते हैं, सही है। मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ये मेरे पास लॉजिकल एरर्स, मैं आपको समझा रहा हूँ आपको, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मुझे 12 टाइम्स लूप को चलाना है, 12 टाइम्स ताहा को प्रिंट करना है, सही है। ताहा को प्रिंट करना है कितनी दफ़ा? 12 दफ़ा मैंने अपने ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मुझे 12 टाइम्स प्रिंट करना है। और मैं कोड लिख रहा हूँ फॉर एक्स इन रेंज, और यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, प्रिंट ताहा। क्या कोई इसके अंदर मसला है? यस या नो?
क्या मेरा कोड सही परफॉर्म होगा? चलो सब छोड़ दो, क्या मेरा कोड सही परफॉर्म होगा? क्या मेरे कोड में एरर आएगा? कोई रन होगा कोड? यस या नो? कोड रन होगा सही? कोड रन सही होगा, कोई एरर नहीं आएगा? बेहतरीन जवाब सबका। कोड मेरा सही काम करेगा, क्यों? क्योंकि कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई ऐसा एरर नहीं है जो कि कोड को रोक दे। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, मैं आउटपुट पे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मेरा एक्चुअल आंसर है ना, वो यहाँ पे तहा 12 दफा लिखा हुआ आना चाहिए था, तहा 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 तहा। लेकिन जब मैंने अपने आउटपुट को देखा, वहां पे सिर्फ 10 दफा लिखा हुआ आ रहा था। इस पर्टिकुलर एरर को कहते हैं लॉजिकल एरर। मतलब ये आपको, आपका जो इंटरप्रेटर होता है या कंपाइलर होता है, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि आपने क्या गलती की है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ऐसा कोड लिखा है, आप एक ऐड का कोड लिख रहे हो, आपने कहा n1 माइनस n2 कर दिया आपने, और कहा प्रिंट ऐड। आपने पास की वैल्यूज n1 और n2 के अंदर सपोज कर लेते हैं 7, और n2 के अंदर पास की 3। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आंसर 10 आएगा। सही है, 7 और 3 को ऐड करते हैं तो आंसर 10 आता है। आपका एक्चुअल आंसर क्या है कि 7 और 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन वहां पे आंसर देख रहे हो तो 4 आ रहा है। अब आपको समझ ही नहीं आ रही। तो ये सब एरर्स जो होते हैं वो लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। इस पर्टिकुलर एरर को क्या कहेंगे? लॉजिक एरर्स। एरर्स इन द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। सही है, इनको हम लोग कहते हैं लॉजिकल एरर्स। किसी को कोई मसला इन दो में? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव योर रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स क्या होते हैं, इनको देखते हैं। रन टाइम एरर्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोग, फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। ऐसा काम आपने परफॉर्म किया जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 को डिवाइड कर दिया 0 के साथ। क्या इसके अंदर आपका कोई सिंटेक्स एरर है? नहीं। क्या लॉजिकल एरर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप डिवाइड करने ही चाह रहे थे, तो लॉजिक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कौन सा एरर आएगा? ये रन टाइम एरर कहलाएगा। रन टाइम एरर क्या होगा कि भाई 5 डिवाइड बाई 0 पॉसिबल ही नहीं है, प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपकी फाइल का नाम था, बिल्कुल ऐसी जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, बिल्कुल वो भी पॉसिबल नहीं है, तो उसमें भी रन टाइम एरर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी फाइल का नाम था टेक्स्ट, सही है, टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी कर देते हैं, ठीक है, ये मेरी फाइल का नाम था, और आपने फाइल का नाम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है टी ई एक्स डॉट टी एक्स टी। ये फाइल का नाम गलत हो गया। आप जो फाइल इस्तेमाल करना चाह रहे थे आपने वो इस्तेमाल नहीं की, आपने कोई और गलत उसमें इस्तेमाल कर ली, तो अब वो एरर दे देगा, रन टाइम एरर, कि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सही है, उसको तो नहीं पता कि भाई आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है, वो ये थोड़ी आपको बताएगा कि आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है। वो आपको बोलेगा दिस पर्टिकुलर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एन इनवैलिड इंस्ट्रक्शन, आउट ऑफ बाउंड एरर होते हैं, अटेम्प्ट्स टू डिवाइड बाय 0, और जिसमें आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। कोई भी एरर्स, सोहेल गौर से सुनो, कोई भी एरर्स जो कि आपकी एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं है, जैसे 5 और 0 को तुम डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसमें आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। आपने कोई गलत नाम इनपुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी आपको इस्तेमाल करना था, आपने उसमें टी गायब कर दिया, तो इसको कहेंगे रन टाइम एरर। आपने फाइल ऐसी इस्तेमाल की जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इधर इस सिनेरियो में आपके पास आ जाएगा रन टाइम एरर। सोहेल कोई मसला? सोहेल बाबू कोई मसला? पूछ लो पूछ लो। क्लियर है सबको? एरर्स के अंदर कोई इशू? पढ़ लो उसको एक दफा। प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एन इनवैलिड इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि इनवैलिड है, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। प्रोग्राम तो लेस रैम या लेस कैश की वजह से भी क्रैश कर सकता है, बिल्कुल उसको भी रन टाइम एरर कह सकते हो। कि जब आपका लेस रैम कब होगा? जब आप ऐसा प्रोग्राम रन करोगे जो कि लाइक अनलिमिटेड लूप्स रन कर दिया आपने, इन्फिनिट लूप्स जो होते हैं, जैसे आपने एक लूप लगाया वाइल ट्रू कर दिया उसको, बस अब ये लूप चलता ही रहेगा, एट सम पॉइंट आपके पास रन टाइम एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रैश कर जाएगा। बात क्लियर है? सर अगर इनपुट नेम मांगा हुआ है एंड द यूजर एंटर्स नंबर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुभान अच्छी एग्जांपल दी है। डिवाइड की एग्जांपल बेटा 5 डिवाइड बाय 0 करके दिखाओ मुझे कैलकुलेटर में, सोहेल।
तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये कर सकते हो सोहेल? जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो। नहीं कर सकते ना, तो ये आपका प्रोग्राम भी नहीं कर सकता। आपने कहा है इनपुट स्ट्रिंग, आपने एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है, इनपुट नेम, ठीक है, और नेम की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। आपके यूजर ने क्या किया, यूजर ने इधर नंबर्स डाल दिए, यूजर ने यहाँ पे 56 डाल दिए, तब ये क्या आएगा, एरर आ जाएगा कि भाई 56 तो वो स्ट्रिंग होती ही नहीं है। बात क्लियर, बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। दिस इज बेसिकली योर रन टाइम एरर्स। चलो सर, मतलब वो यूजर को तो इनवैलिड इनपुट ही कहेगा ना, उससे तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फवास, बिल्कुल ऐसे ही। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि एरर्स के अंदर किसी को कोई इशू, जल्दी से, अगर नहीं है तो क्लियर लिख दो जल्दी जल्दी ताकि आगे बढ़े। बस लास्ट थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, एंड दैट्स इट। दो चीजें और हैं बस। सर डिफरेंस बिटवीन, हाँ क्या पूछना चाह रहे हो? डिफरेंस बिटवीन व्हाट? सिंटेक्स एंड रन टाइम। सिंटेक्स एरर्स जो होते हैं वो आपके एक तरीके से, फॉर एग्जांपल सपोज करो, यहाँ पे देखना समीर, समीर पाइथन तुम्हें आती है ना, अब यहाँ पे देखो, पाइथन से करके दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। मैंने कहा n1 इज इक्वल्स टू, या इसको करते हैं नेम, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। सही है, पाइथन के अंदर कर रहा हूं मैं। क्या मैंने इसकी डेटा टाइप चेंज की है? नहीं की ना। नेम की डेटा टाइप क्या होगी? समीर जवाब दो, समीर जल्दी जल्दी जवाब दो। स्ट्रिंग है, बिल्कुल सही जवाब। अब मैंने कहा कैलकुलेट के नाम से एक वो बनाया, कैल्क के नाम से बना लेता हूँ, कैल्क इज इक्वल टू, सही है, कैल्क के नाम से मैंने एक वो बनाया वेरिएबल, और मैंने कहा नेम प्लस 6। अब यहाँ पे क्या एरर आएगा समीर? कि भाई हम एक स्ट्रिंग को 6 के साथ एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ये सिंटेक्स एरर नहीं है, दिस इज नॉट योर सिंटेक्स एरर। अब ये आपका रन टाइम एरर है कि आप ये परफॉर्म कर ही नहीं सकते, एक स्ट्रिंग को एडिशन करवा ही नहीं सकते नंबर्स के साथ। या फॉर एग्जाम्पल अब तुम कहते हो यहाँ पे, और इसको कन्वर्ट कर ले तो इंट के अंदर, सही है, मैंने इंट में भी कर दिया, मतलब अभी इंटीजर हो चुका है n1। अब तुमने कहा n2, n2 के अंदर भी सेम चीज की, इंट इनपुट, और वही सेम चीज इनपुट ले लिया। अब उसके बाद, हाँ अब्दुल वसीम कह सकते हो, चलो लॉजिकल एरर भी कह सकते हो तुम, ठीक है, कह सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। अब तुमने यहाँ पे कहा आंसर, एक नया वेरिएबल बनाया, आंसर इज इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाई n2। यहाँ तक कोई सिंटेक्स का मसला नहीं, यहाँ तक कोई लॉजिक का मसला नहीं, मुझे डिवीजन ही परफॉर्म करनी है। अब जब उससे यूजर से इनपुट लिया, तो यूजर ने n1 के अंदर डाला 5, n2 के अंदर इनपुट किया 0। अब यहाँ पे कौन सा एरर आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा रन टाइम एरर। बेहतरीन, सही है। एडिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग आपका रन टाइम एरर ही है, टू सम एक्सटेंट सिंटेक्स भी कह सकते हो, सही है। चलो, ये हो गया भाई आपके एरर्स। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट है आप लोगों का टेस्टिंग, कि आपको अगर ये एरर्स फाइंड आउट कैसे करने, कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई कौन कौन से एरर्स हैं, क्या एरर्स बेसिकली है या नहीं है, तो वो सब चीजें कैसे फिगर आउट करते हो, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपको बताती है कि भाई अलग अलग तरीके हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। जो आप लोग करते थे, जैसे आप लोग ने कोड तस्वीर खींची और मुझे भेज दिया, उसको भी एक किस्म की टेस्टिंग कहते हैं, वो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि उसका नाम क्या है। एक एक करके स्टडी करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग तरीके से आप अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को परफॉर्म करते हो। और ये आपसे पूछ सकता है कि भाई डिस्क्राइब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, डिस्क्राइब वाइट बॉक्स। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, बीटा टेस्टिंग क्या होती है, इन हाउस टेस्टिंग क्या होती है, ये सब चीजें जो आपसे सवाल कर सकता है। तो एट दी एंड अभी तो कॉन्सेप्चुअल है, चलो मैं कह सकता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल है टू सम एक्सटेंट, कि हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें, लेकिन एट दी एंड आपको ये मेमोरी बेस्ड आपका सारा चेक होगा।
कि आपको ये याद है या नहीं है, तो इसलिए ये सब चीज़ें याद करके जानी है। चलो, द फर्स्ट टेस्टिंग दैट वी हैव इज़ अवर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? Matches expected answer to actual answer. A person does not need to know the structure of the code. A person chooses normal boundary and erroneous data. चलो अब इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि भाई मेरे पास एक प्रोग्राम है, इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड से कोई ताल्लुक नहीं होता हमारा, हम कोड को नहीं देखते। हमें बस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये चीज बतानी है कि भाई आप लोग जो हो, जो आपका एक्सपेक्टेड आंसर है, भाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एडिशन के बाद आंसर 10 आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर आ क्या रहा है, एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और आंसर आ क्या रहा है, 7। तो इसमें क्या होगा, एरर आ रहा है। तब आप लोग के पास, हम लोग इसके अंदर एक नंबर ऑफ डाटा आपको परफॉर्म करने को दे देते हैं कि भाई आपके पास बहुत सारे डाटा हैं। जैसे मैंने तुम्हें 10 दे दिया, और तुम्हें 12 दे दिया, तुम्हें 13 दे दिया, तुम्हें 14 दे दिया, कि अगर तुम 7 और 3 को ऐड करवाओगे तो 10 आंसर आना चाहिए। अब उसके बाद तुम 6 और 6 को ऐड करवाओगे तो 12 आना चाहिए। और तुम सपोज करो कि 6 और 7 को ऐड करवाओगे तो 13 आना चाहिए। 6 और 8 को ऐड करवाओगे तो 14 आना चाहिए। अब तुम्हें मैंने अलग अलग वो बता दिए कि भाई पहले इनपुट करना 7, फिर इनपुट करना 3। तुम्हें एक्चुअल आंसर बता दिया कि 10 होगा। अब उसमें आंसर आ रहा है 7। आंसर क्या आ रहा है, 7। 6 और 6 को ऐड कर रहा हूँ तो तुम्हें मैंने बता दिया एक्चुअल आंसर तुम्हें पता है। तुम्हें एक्चुअल आंसर ऑलरेडी मालूम है, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आंसर 12 आना चाहिए, लेकिन आंसर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं 9। तो अब यहाँ से तुम्हें क्या समझ आ रही है कि भाई इस पर्टिकुलर डाटा के मुताबिक मेरे एक्चुअल आंसर जो है वो 10, 12, 13 या 14 आने चाहिए, लेकिन आंसर कुछ और आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम है। और सपोज करो कि भाई तुमने एक एडिशन का अलगोरिथम लिखा है, सही है। तो अब तुम क्या कर रहे हो, 10, 12, 13, 14 तुम्हें ऐसी चीजें ऑलरेडी पता है। तुमने अलगोरिथम के अंदर ये इनपुट किया 7, फिर 3 को इनपुट किया, आंसर 10 ही आया। फिर तुमने 6 और 6 को इनपुट किया, आंसर 12 ही आया। 6 और 7 को इनपुट किया, आंसर 13 ही आया। 6 और 8 को इनपुट किया, आंसर 14 आया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब तुम इसके साथ कोई भी एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मैच एक्सपेक्टेड आंसर टू एक्चुअल आंसर। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आंसर, उसको एक्चुअल आंसर से हम लोग मैच करवाते हैं। अ पर्सन डज नॉट नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। इसमें कोड को देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ आंसर्स को देखते हो बस। अ पर्सन चूजेस नॉर्मल। इसमें हम लोग नॉर्मल, बाउंड्री, एरोनियस, एक्सट्रीम, ये सारे डाटा जो होते हैं, टाइप ऑफ डाटा जो हमने टेस्टिंग के पढ़े थे, वो चीज आप इसमें इस्तेमाल करते हो। नॉर्मल डाटा चूज करते हो, बाउंड्री डाटा चूज करते हो, एरोनियस डाटा चूज करते हो। आपको पता है कि भाई अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इन रेंज, जैसे आपने रेंज दी हुई है 5 till 10, आप 7 डालोगे, आपका आंसर आना चाहिए इन रेंज। तो ये सब चीजें जो हैं आपको पता होती हैं। तो आप इन नॉर्मल डाटा, बाउंड्री डाटा, एरोनियस डाटा को इस्तेमाल करके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करते हो। तो कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हो तो उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। Matches expected answer to actual answer. A person does not need to know the structure of the code. A person chooses normal, boundary and erroneous data. ये 3 मार्क का सवाल आ सकता है कि explain black box testing. Erroneous का मतलब ये जो हमने डाटा पढ़े थे ना, कि भाई एक होता है आउट ऑफ बाउंड्री डाटा और एक एबनॉर्मल डाटा होता है, ये सब चीजें आपकी इंक्लूडेड है। करते हैं एलिजान बेटा, सब आहिस्ता आहिस्ता होगा। Why does he choose only normal data? सिर्फ नॉर्मल नहीं चूज कर रहा है ना, नॉर्मल भी कर रहा है, बाउंड्री भी कर रहा है, एबनॉर्मल भी कर रहा है, एरोनियस भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें। सही है फहद। तो ये हो गई भाई आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हाँ हाँ अलीजैन, टेंशन नहीं लो, तुम टेंशन नहीं लो, मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत ले, हो जाएगा सब। इसके बाद है जी वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? हम लोग इसके अंदर एवरी लॉजिकल पाथ जो होता है उसको चेक करते हैं टू टेस्ट एवरी पॉसिबल। अभी तक हम लोग जितनी भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ना, मैं ज्यादातर तुम लोगों को व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से करवाता हूँ। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? एक पूरे कोड को हम लोग देखते हैं, इसके अंदर कोड इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब आपने कोड को देखा, आपने उसके अंदर एक ट्रेस टेबल सी बना ली कि भाई नंबर की क्या वैल्यू होगी, एक दफा फॉर लूप रन हो गया तो नंबर की क्या वैल्यू हो चुकी है, दूसरी दफा फॉर लूप रन हो चुका है तो एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब एरे के अंदर क्या वैल्यू होगी, फिर उसके बाद एरे की कौन सी वैल्यू लेंगे, फिर उसके बाद आंसर क्या आएगा। हर एक एक लॉजिकल पाथ को चेक करते हुए आना, लाइन बाय लाइन, उसको कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। बिल्कुल इसको ड्राई रन कह सकते हो। तो ड्राई रन इसी को कहते हैं हम लोग। इसमें ट्रेस टेबल आप लोग इस्तेमाल करते हो,
और ट्रेस टेबल मतलब हर चीज को ट्रेस करते हो कि भाई अब इसकी क्या वैल्यू होगी, एक दफा लूप रन हो चुका है इसकी क्या वैल्यू हो चुकी है, अब इनर लूप रन हो चुका है इसकी क्या वैल्यू हो चुकी है, आउटर लूप रन हो चुका है उसकी क्या वैल्यू हो चुकी है। तो इसको कहते हैं हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब तुम लोगों से वो सवाल ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो तुम लोगों ने करना क्या होगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की अलग तुम वो लिखोगे डिटेल्स वगैरह, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की अलग डिटेल्स लिखोगे। सही है, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। टेस्ट एवरी पॉसिबल लॉजिक पाथ थ्रू द कोड, अ ट्रेस टेबल इज ऑफ्टन यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम टेस्टिंग। तो ये हो गई जी आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, लाइक हर एक एक लॉजिक को चेक चेक करते हुए आते हो समीर। इसको कहते हैं हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अच्छा, हाँ हाँ मोहम्मद शरीफ खत्म, बस ये थोड़ा सही है, 2-3 लाइन का है बस, बस ये खत्म यहाँ पे, बस मुझे 5 मिनट दे दो, दैट्स इट। सही है। अच्छा, अब 2 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अरे बस खत्म हो गया यार, बस खत्म। अलीजन फोकस करो, फोकस। देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, आप एक प्रोग्राम को पूरा लाइन बाय लाइन रन करते हो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ तुम लोग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम यहाँ पे परफॉर्म करके देख लेते हैं। देखो, ये मैं पेपर 4 वाले बच्चों को समझा रहा था। तो इस पूरे मेथड को, जो मैं जिस मेथड से टेस्टिंग करता हूँ, हम लोग उसको कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ पे जरा देखो, तो हम लोगों ने एक जैसे एरे को सॉर्ट करना था, सॉर्ट मतलब उसको अरेंज करना था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तब आपने हमने उसको क्या किया, हर एक एक वैल्यू को कंसिडर किया, उनके वेरिएबल्स को यहाँ पे नोट किया कि वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यूज हो रही हैं। जैसे सबसे पहली दफा फॉर लूप रन होगा तो पॉइंटर की क्या वैल्यू होगी। तो हम लोग का कोड नहीं मालूम ना, जैसे क्या लिखा हुआ है ये सब चीजें। तो तुमने देखा एरे साइज इज इक्वल टू 10, तो एरे साइज के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 10 वैल्यू आ गई। फिर आपने देखा फॉर, जब पॉइंटर पहली दफा चलेगा तो क्या उसकी वैल्यू होगी, पॉइंटर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो वैल्यू टू इंसर्ट के अंदर क्या आ जाएगा, एरे डाटा पॉइंटर। तो बिल्कुल सुहेल, ये सब चीजें ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये सब इतना नहीं है डिटेल में, ये सब मार्क्सिंग की वर्डिंग है, ये भी दिमाग में रखना। तो लाइक ये पासवर्ड में आ चुका है। एरे डेटा पॉइंटर, वैल्यू टू इंसर्ट के अंदर क्या वैल्यू होगी जब पहली दफा लूप चलेगा, एरे डेटा पॉइंटर पे जाओ, पॉइंटर की वैल्यू 1 है, तो एरे डेटा पॉइंटर की वैल्यू विल बी 10। तो आपने वैल्यू टू इंसर्ट के अंदर यहाँ पे नोट कर दिया 10। हाउ टू, कर तो रहे हैं बेटा सुहेल, और क्या चाहिए, नोट से करना। सही है। तो इसको बेसिकली कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आप अपने कोड की हर एक एक लॉजिकल पाथ चेक करते हो, इसको चेक करते हो, इसको चेक करते हो, कंडीशंस को चेक करते हो, वैल्यूज डाल के देखते हो, वैल्यूज देखते हो कि भाई क्या क्या वैल्यूज आएंगे, फिर दूसरा लूप चलाते हो। तो ये सब चीजें हैं आपकी। बेटा डिपेंड करता है ना कि आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी। अगर कॉन्सेप्चुअल समझोगे तो रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं इसमें। क्या है इसमें ऐसे मुश्किल चीज, क्या है इतनी वर्डिंग्स में, खुद अपनी वर्डिंग में लिख दो। रट्टा मारने को कौन कह रहा है, अपनी वर्डिंग के अंदर लिख दो जो चीज समझ आएगी। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है भाई, एक्चुअल आंसर्स होते हैं उसको एक्सपेक्टेड आंसर्स के साथ मैच करना होता है, और हमें इसके अंदर कोई कोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हम इसमें नॉर्मल डाटा, बाउंड्री डाटा, एरोनियस डाटा या ये सब चीजें आपको पता है, इतना सिंपल सी लॉजिक है उसमें, कोई वो है ही नहीं इसमें याद करने वाली चीज। अगर हाँ फंसते हो इसमें कि तुम लोग अपनी इंग्लिश को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एट दी एंड फिर याद करके जाना पड़ेगा, उसमें फिर रट्टे का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया सिर्फ याद करके चलेगा। सही है। कोई जोक सुना दे दिमाग से बस खत्म यार, खत्म खत्म, बस खत्म। चलो भाई, अल्फा टेस्टिंग। अल्लाह, थक गया मैं भी भाई, जल्दी जल्दी से करते हैं इसको। बिल्कुल मोहम्मद खान में वाटरफॉल मॉडल सब पढ़ चुके हैं हम लोग, वो रिकॉर्डिंग उसकी अपलोडेड है, उसको देख लेना। चलो 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 चलो, फोकस फोकस फोकस, 5 मिनट में खत्म करना है इसको। अल्फा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग क्या होती है भाई, अल्फा टेस्टिंग होती है, नहीं है वो नहीं है बस, ये फिजिक्स नहीं है, टेंशन मत लो। अल्फा टेस्टिंग को कहते हैं हम लोग, अच्छा ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, स्टब टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये 4 टेस्टिंग ऐसी हैं जो कि अब आपको सिलेबस में दिखती नहीं है,
और अभी तक ये इसके चांसेस कम है कि वो पूछा जाए, लेकिन पास्ट पेपर्स में आ चुकी है। और एक तरीके से हम सिर्फ एहतियातन के तौर पे पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस पे वो मत कंफ्यूज हो जाना कि हमें ये उन सर ने नहीं पढ़ाई थी, इन्होंने नहीं पढ़ाई थी, ये यहाँ लिखी भी नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ये सब चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। पढ़ लो, एहतियातन पढ़ लो, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा टेस्टिंग होती है और बीटा टेस्टिंग होती है, इनको जरा देखते हैं। अल्फा टेस्टिंग होती है जी इन हाउस टेस्टिंग। इन हाउस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप लोगों ने अपने ही आपने इन हाउस टेस्टिंग को बेसिकली हम लोग कहते हैं, लाइक सपोज करो आपने 5-6 बच्चों का ग्रुप बना लिया और उनमें सब ने अपने अपने कोड परफॉर्म किए और सब ने एक दूसरे को दिखा दिया कि भाई मेरा कोड चेक कर लो, उसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं आ रहे। इसको कहते हैं इन हाउस टेस्टिंग। ज्यादातर ये रिलेटेड होती है सॉफ्टवेयर हाउसेस से। सॉफ्टवेयर हाउसेस में होता क्या है कि आपने एक बंदे ने इसका प्रोग्राम लिख लिया, आपने अपने ही किसी पार्टनर को दिखा दिया कि भाई इसको चेक कर लो, इसकी टेस्टिंग कर लो कि कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो इसको कहेंगे जी अल्फा टेस्टिंग। मतलब आप लोग मेरे साथ कोई प्रोग्राम आप लोग अपने तस्वीर खींच के भेजते हो और मैं उसको चेक करता हूँ, तो उसको कहेंगे जी अल्फा टेस्टिंग, ठीक है। अब उसके बाद है जी बीटा टेस्टिंग, जिसको कहते हैं हम लोग आउट ऑफ हाउस टेस्टिंग। मतलब सॉफ्टवेयर हाउस से अब हम बाहर निकलते हैं। परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल, दोज आर असाइंड टू फाइंड आउट बग्स एरर्स इन द कोड। चलो आप लोगों ने क्या किया, आपने प्रोग्राम लिखा, मैंने आप लोगों को प्रोग्राम दिया था, आपने किया। प्रोग्राम लिखने के बाद आप किसी अपने कॉलेज के टीचर के पास चले गए, आपने कहा कि इसको चेक कर दीजिए और हमारे सर को पढ़ाना नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, आप इसको चेक करके बता दीजिए। इसको कहते हैं जी बीटा टेस्टिंग। सही है। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? आपने मुझसे चेक करवाया। बीटा टेस्टिंग क्या होती है? आपने किसी और बंदे को चेक करवाया जो कि बग्स फाइंड करने के लिए ही असाइन किया गया है कि इस एरर्स के इस पर्टिकुलर कोड के अंदर एरर्स क्या क्या होंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करके दे दे। इसको कहते हैं जी बीटा टेस्टिंग। दो हो गई। पहली अल्फा, जिसको कहते हैं इन हाउस टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग होती है बिल्कुल थर्ड पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बेहतरीन जवाब आ गया। अल्फा अंदर, बीटा बाहर। बग बाउंटी बिल्कुल बीटा के अंदर आती है। बग बाउंटी जो होती है वो बीटा के अंदर आती है। बग बाउंटी ये होती है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और इसमें बाउंटीज लगाई हुई है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एरर्स फाइंड करने, तो उसको कहते हैं बग बाउंटी। जो एथिकल हैकिंग होती है उसके अंदर परफॉर्म की जाती है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इसके पैसे मिलते हैं आपको। आपने किसी प्रोग्राम के अंदर एरर्स फाइंड आउट करने, तो उसको हम लोग कहते हैं बीटा टेस्टिंग। वो बीटा टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। चलो अब ये दो चीजें मुझे समझानी है तुम लोगों को। बिल्कुल पैसे देकर करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हैकर बन जाए, हाँ तुम लोग बस जहाँ पैसा देखते हो वहां पे मुंह मारते हो तुम लोग। हद होती है भाई। नहीं नहीं अली जैन नहीं, अभी नहीं। अभी बस नहीं करना हमने। चलो रुक जाओ, फोकस करो भाई, फोकस करो। दो चीजें हैं, स्टब टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यार ये खत्म कर लो ना, ताकि फिर मैं अगली क्लास में फिर लेके बैठ जाऊंगा, फिर तुम लोग का मुंह बनेगा। खत्म कर लो आज, जब मुंह खराब हो ही गया हम लोग का, तो खत्म कर ही लेते हैं उसको बस अब आज। दो चीजें भाई, स्टब टेस्टिंग एंड योर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इनको स्टडी करते हैं। अच्छा इनको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, और बाद में फिर वापस ऊपर आएंगे, इनकी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उनको स्टडी करेंगे। अच्छा सपोज करो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आप लोगों के पास, बिग प्रोजेक्ट, ठीक है जी। बस बेहतरीन। चलो अब दो चीजें समझनी है हमें, स्टब टेस्टिंग समझनी है, हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग समझनी है। तो एक बहुत बिग प्रोजेक्ट है जी आपके पास, ठीक है, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम था आपके पास। आपने क्या किया, उसको मॉड्यूल्स के अंदर, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उसको एक अलग अलग फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया कि भाई तुम छोटा सा काम करो, तुम थोड़ा सा काम करो, तुम थोड़ा सा काम करो। मतलब सबको काम जो है आपने डिवाइड कर दिया, लाइक अलग अलग फंक्शंस उनको बता दिए कि भाई तुम एक फंक्शन बनाना जो कि कॉस्ट मैनेजमेंट करेगा, जो कि कॉस्ट उसको कैलकुलेट करेगा, वो सब चीजें। और मॉड्यूल अहमद जैसे इनमें नाम भी दिए मैं हमने, कि अब्दुल्ला से कहा कि भाई तुम बिल्कुल जो रैपिड एप्लीकेशन मॉडल के अंदर कर रहे थे ना, इसको छोटे छोटे अलग अलग पेजेस में डिवाइड डिवाइड कर दिया था हमने। बिल्कुल सेम सिनेरियो है। अब्दुल्ला को कहा कि भाई तुम कोई और काम करो, अहमद से कहा कि तुम कोई और काम करो, अली से कहा कि भाई तुम कोई और काम करो, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि अहमद साहब जो हैं वो एक सपोज कर लेते हैं कि कोई डिस्प्ले का एक कोड लिख रहे थे, वो डिस्प्ले का फंक्शन लिख रहे थे, ठीक है। अब्दुल्ला ने अपना कोड लिख दिया सही, बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई मसला नहीं। अली ने अपना कोड टाइम पे लिख दिया। सही है। अब्दुल्ला ने अपना बिल्कुल कोड सही लिखा है, अली ने अपना कोड बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन अहमद साहब ने अभी तक अपना कोड सही परफॉर्म नहीं किया है।
अब सबसे पहले बात करूंगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, फिर बात करूंगा स्टब टेस्टिंग की, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये होती है कि आपके पास अलग अलग मॉड्यूल्स मौजूद हैं, सही है। अलग अलग आपके पास मॉड्यूल्स मौजूद हैं, आपके पास मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, और 3 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। अब इनको मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मतलब इन तीनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है। अलग अलग तो कर लिया था मैंने, लाइक अब मुझे इनको एक साथ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझाऊं तो, एक कंप्यूटर है, तुम एक कंप्यूटर बना रहे हो जिसमें तुम्हारे पास सीपीयू अलग है, मदरबोर्ड अलग है, तुम्हारे पास उसकी जो वायर्स होते हैं वो अलग है, हार्ड ड्राइव अलग है, सब चीजें अलग अलग की हुई हैं। तुमने उसको इंडिविजुअल तो टेस्ट कर लिया, अब तुम्हें चेक करना है कि क्या ये सारी चीजें एक साथ सही काम कर रही हैं या नहीं। सही है, इस चीज को गौर से सुनना। क्या मेरा हार्ड ड्राइव, क्या मेरा मदरबोर्ड, क्या मेरा सीपीयू, क्या मेरा रैम, ये सब एक साथ काम सही कर रहा है या नहीं, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपका जो रैम है वो अभी तक नहीं पहुंचा है, सही है। आपका रैम जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा है, वो अभी लाइक डिलीवरी प्रोसेस के अंदर है और अभी तक रास्ते में है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। आपके पास रैम नहीं है, आप उसको एक साथ चेक नहीं कर सकते, तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप परफॉर्म कर सकते हो स्टब टेस्टिंग। स्टब टेस्टिंग क्या होती है? आप एक डमी चीज उठा लेते हो, मतलब आपने कहीं और से रैम उठा लिया, ठीक है, ऐसी सिर्फ टेस्ट करने के लिए। आपका एक्चुअल जो रैम था वो अभी रास्ते में डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। आपने एक डमी रैम उठाया, आपने वो लगाया, आपने फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की कि भाई सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं या नहीं कर रही। जब आपकी एक्चुअल रैम आ जाएगी आप उसको रिप्लेस कर देते हो। तो स्टब टेस्टिंग प्रोग्राम के मुताबिक अगर बताऊं कि अब्दुल्ला ने अपना काम पूरा कर लिया था, अली ने अपना काम पूरा कर लिया था, अहमद ने अपना काम पूरा नहीं किया था, उसका जो डिस्प्ले वाला प्रोग्राम है वो रह गया था, तो आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि क्या ये मॉड्यूल सारे एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं, आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है। तो अब इस सिनेरियो में डिस्प्ले वाला जो कोड था वो आपके पास मौजूद ही नहीं है। तब आप एक डमी मॉड्यूल उठाते हो, डमी मॉड्यूल मतलब कोई और डिस्प्ले का मॉड्यूल कहीं और से उठाते हो कोड, और उसको इस्तेमाल करते हो, ताकि आप बस सिर्फ चेक कर सको कि ये सारी चीजें एक साथ सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अब जरा इसको पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? कंबाइनिंग एंड देन टेस्टिंग, इफ अ मॉड्यूल इज मिसिंग देन स्टॉप टेस्टिंग। बहुत सिंपल सी लॉजिक है। आपको कंबाइन करना है और उसको फिर टेस्ट करना है। अगर कोई मॉड्यूल मिस हो रहा है, कोई नहीं है मौजूद, तो उसमें आप लोग स्टब टेस्टिंग करते हो, मतलब एक डमी डाटा इस्तेमाल करते हो। अब जरा इसकी वो पढ़ते हैं, पहले इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ते हैं। इज द टेस्टिंग ऑफ एनी सेपरेटली रिटन मॉड्यूल्स, कोई भी सेपरेटली रिटन मॉड्यूल है उसको आपने बेसिकली टेस्ट करना है, टू इंश्योर दैट दे वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ सही काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। स्टब टेस्टिंग क्या होती है? सिंपल डमी मॉड्यूल, एक सिंपल डमी मॉड्यूल होता है जो कि सही मतलब एक्चुअल नहीं है, लेकिन एक डमी हमने उठाई हुई है, रिटन टू स्टिम्युलेट द मॉड्यूल, सिर्फ उसकी स्टिमुलेशन के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो। टेस्ट कैरीड आउट, ऑल द मॉड्यूल सब रूटीन्स हैव बीन रिटन, मतलब क्या है कि भाई जितने भी अलग अलग मॉड्यूल्स हैं आप उनके साथ उसको एक डमी मॉड्यूल को लिखते हो और उसको इस्तेमाल करते हो, जिसको हम लोग कहते हैं स्टब टेस्टिंग। ये हो गया जी कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टब टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग एंड योर अल्फा टेस्टिंग, योर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड योर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये कॉन्सेप्ट था भाई आप लोगों का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। एंड इसके बाद भी हमारे पास कुछ है, वी हैव स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, बस लास्ट टॉपिक। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, सही है। 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फिर स्टार्ट कर लेते हैं इंटीग्रेशन पे। एक्सेप्टेंस तक करवा लें, एक्सेप्टेंस तक मतलब हाँ करवा देता हूँ मैं। कोई जाएगा नहीं, बता रहा हूँ मैं, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं नहीं यूट्यूब पर नहीं देखना, रुक जाओ यार, क्या हो गया। हाँ हाँ बस थोड़ा सा, खत्म, बस खत्म। दो मिनट। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन लिखनी है, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन लिख लो। नहीं नहीं फहाद नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं होती कुछ भी। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा एक एक चीज बस, एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग रह गई है, वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन लिख लो, मैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करवा रहा हूँ। अच्छा आज शोएब ने स्टोरी सुना दी, मोहम्मद शोएब ने। चलो ठीक है, चलो बस ये लास्ट कर लो, ठीक है।
एक मिनट अलीजा, मैं वापस ऊपर जाता हूँ, बस खत्म करा दूँ ताकि जिसने जाना है जल्दी जिसको वो जा सके। अच्छा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज योर लास्ट टेस्टिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये होती है कि आपने अपना प्रोग्राम तो लिख लिया, अब आपने जो क्लाइंट था आपने उसको बेसिकली टेस्ट करवाना है कि भाई इसको चेक कर लो कोई कोई गलतियां तो नहीं है। तो जो क्लाइंट होता है वो चेक करता है उसको, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो जरा पढ़ते हैं इसको। इज यूज्ड फॉर द कंप्लीटेड प्रोग्राम, कंप्लीटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। टू प्रूव टू द कस्टमर, या क्लाइंट को प्रूव करने के लिए दैट ऑल वर्क्स एज रिक्वायर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं एंड यूजर टेस्टिंग। सही है जी, तो ये सारी टेस्टिंग थी। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप लोग का, विच इज़ योर सब रूटीन फंक्शंस और स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इनका है। और कल हम लोग जो लाइक नेक्स्ट क्लास जो होगी आप लोग की, उसमें मैं दो टॉपिक जो है उसको मिक्स कर दूंगा। दो टॉपिक्स हम उसके अंदर मिक्स कर देंगे। एक है आपका ये स्टेप वाइज रिफाइनमेंट वाला, और फिर बहुत छोटी सी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें, मैं खुद पक गया हूँ थ्योरी से, तब थोड़ा बहुत पास पेपर्स को भी देखेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे। नहीं नहीं, सब रूटीन वो नहीं है सुभान, तो पेपर 2 के थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी देखना है। उसके बाद आप लोगों को अभी नहीं करो अब्दुल बसी, टेंशन नहीं लो, सब चीज़ें छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो, बस रिवाइज करते रहो ऑन अ डेली बेसिस, जो जो चीज़ें कर रहे हो उनको रिवाइज करते रहो, मैं करवाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन नहीं। सही है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सारी आपकी टेस्टिंग तक की नॉलेज है, इन सबको एक दफ़ा अभी कर लोगे तो तुम लोग को रिकॉल हो जाएगा, फौरन समझ आ जाएगा। एक दो हफ्ते बाद करोगे या एग्जाम से एक दो महीने पहले करोगे, फायदा नहीं। सही है, तो इसको रिवाइज करना है आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है। और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम लोग दो चीज़ें करेंगे। सबसे पहली चीज़ है आप लोगों की स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, छोटा सा टॉपिक है, इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पाइथन पढ़ी हुई है, उसमें फंक्शंस पढ़े हुए हैं, एक ही चीज़ है। उसके बाद है आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स आती हैं, बहुत मज़ेदार है और 2 मिनट में होगा इंशाल्लाह। तो उसको उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके पास पेपर्स भी करेंगे, टॉपिक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इंशाल्लाह उसको देखेंगे हम लोग अगली क्लास में आपकी। फिर उसके बाद जो वीक है उसमें फिर सिर्फ सिर्फ सूडो कोड बस। फिर उसमें आपका थोड़ी इंटरेक्टिव क्लासेस भी होंगी और आपको परफॉर्म करोगे। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर चार्ट भी नहीं किया बेटा। सही है जी, यहाँ तक हम इसको करते हैं आज।